हाँ जी डियर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Very सर। good morning, sir. मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब जने पहुंच गए? Good evening, sir. हाँ, वेरी गुड इवनिंग डियर। सुप्रभात, शुभ प्रभात है। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सुनीता, गुड मॉर्निंग। हाँ, और ये टिल्लू ने क्या बोला? सर जोहू 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 क्या होता रे? हैं? टिल्लू, ये जोहू जोहू क्या है जोहू? जाऊ सर। क्या लिखा? मैं तो समझा नहीं तेरी बात को यार। नमस्ते नमस्ते है क्या कुछ है? छत्तीसगढ़ में क्या नमस्ते को बोलते हैं क्या? चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या किया था? कितने आ गए? अभी तो जने आ रहे हैं, अभी तो आराम आराम से। हाँ, टिल्लू बोल रहा है नहीं सर। अच्छा। तो फिर क्या मतलब होता है? चलो, तो शुरू करें। तो इससे पहले अपन ने जो कंप्लीट किया है एक बार देख लीजिए। हाँ, प्रांजल के सर मैं क्वेश्चन सेंड की थी आपको। हाँ, सेंड किया था बेटा, लेकिन आज अपन डिस्कस करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना बेटा। तो अभी उसको मैं देखूंगा, मैं देखा नहीं है, अभी टाइम लगेगा उसको देखने में। हाँ, क्योंकि फिर अपन डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर देंगे नहीं तो। क्योंकि जो आपने क्वेश्चन भेजा था ना, वो आज आने वाला है यहाँ पर। आपका जो पॉइंट था उसको मैं समझ गया था। तो उसमें क्या था कि वो आज जो अपन करेंगे उसमें वो पॉइंट अभी आने वाले हैं, तो आप उससे क्लियर हो जाएगा साहब। चलिए डियर्स, तो सबसे बड़ा पॉइंट जो अपन शुरू करने वाले हैं, सर होमवर्क पहले। चलिए सर, आपको होमवर्क दिया था क्या मैंने? खनिखंबा सर। गनी खम्बा। तो बेटा होमवर्क में क्या दिया था मैंने, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। हाँ बेटा, तो मैंने होमवर्क में क्या दिया था? बोलिए। जय जिनेन्द्र रजनी। तो होमवर्क में अपन ने क्या दिया था, बोलो बेटा। एनेंशियोमर पे दिया था। एनेंशियोमर्स। हैं? एनेंशियोमर पे दिया था। बताओ पहले कंपाउंड क्या दिया? कंपाउंड क्या दिया था? सर व्हाट्सएप में देखें ना। अच्छा, व्हाट्सएप पे देखूं, भेज दिया। सबने भेज दिया क्या? सारे भेज दिए? ये तो अच्छा, ये वाला था। ये तो पहले वाला पुराना होमवर्क है, तो अभी वाले में अधूरा है बेटा। एक ही स्ट्रक्चर है ये वाला। ये दिया था क्या? यस सर। अब इसको क्या कहा था? ये एक दिया था, उसको मैंने कहा था इसको कितने कितने डिग्री से? 90 डिग्री। 90 डिग्री से। इवन 1 और 180 इवन 180 डिग्री 1 इवन 6 and 1, फिक्सिंग। है ना? इसके कितने कहा था मैंने? 3 स्ट्रक्चर। 3 देखो, 1 2 और 3। ये देखो, अब पहला 90 डिग्री से चेंज करो E1। मान लो मैंने ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर आ गया एसिड, यहाँ पर आ गया OH, और फिर मैंने इन दोनों को 90 डिग्री से चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आ गया Cl और यहाँ पर आ गया H। तो इसका मतलब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, तो चेक करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चौथी प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका उल्टा होगा। तो 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3, तो ये आंसर आया R, आंसर हो गया S। और अब हम करने जा रहे हैं E1, तो E1 करने जा रहे हैं, तो ये भी S होगा, ये भी S होगा और ये भी S होगा। तो क्या हम कहते हैं, E1 इंटरचेंज करने पर हमेशा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक करो, देखो इसका आंसर S हो गया। 1 2 3, देखो S निकला। और कुछ करना चाहते हो तो इनको इंटरचेंज कर दो। इन दोनों में इंटरचेंज करोगे तो देखो 90 डिग्री।
इन दोनों में इंटरचेंज कर दो तो देखो 90 डिग्री, और अब आप चेक करो आपका आंसर एस ही आएगा। देखो जब भी इवन इंटरचेंज करोगे एस ही रहेगा। देखिएगा अपन, अब की बार Cl को S से इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर H आ गया, यहाँ Cl आ गया। जी अपन कर चुके हैं क्या? यस सर। यस, इसका मतलब अपन क्या नया कर देते हैं। अब की बार इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। अब की बार H के साथ Cl, Cl यहाँ पर, H यहाँ पर, इसको इससे इंटरचेंज कर दो, COOH यहाँ पर और ये आपका OH यहाँ पर। चेक करो आंसर वही Cl। किसी को भी ले लो, ये ले लो, इससे बनाया गया, ये ले लो, होना चाहिए 90 डिग्री से। तो चेक करके देखो आपके 3 स्ट्रक्चर बन गए और तीनों का आंसर एक ही निकलेगा, एस। अब यहाँ आ जाओ 180 डिग्री से, 1 इसको ले लो चाहे इनमें से कोई भी ले लो, चॉइस आपकी। अब तो आपके हाथ में 4, 1 2 3 और 4, इन चारों में से किसी को भी लेकर 180 डिग्री से चेंज कर दो, चॉइस आपके, कोई भी उठा लो। इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको किसी भी एस वाले को ले लो। तो अगर अपन इसको लेते हैं तो देखो इंटरचेंज किया Cl एंड OH, और ये आ गया आपका H एंड COH। तो अब चेक करो आपने इवन बार किया है तो आंसर कैसे है। और कोई जरूरी नहीं आप इसको लो, इसकी जगह पर इसको भी ले सकते थे, किसी को भी। मान लो आपने इसको ले लिया तो देखो ये आपका OH यहाँ पर, Cl यहाँ पर, और ये COOH यहाँ पर, और ये H यहाँ पर। तो चेक करके देखो इसका आंसर भी आपका क्या आएगा, एस ही आएगा। तो आप 180 डिग्री के भी कई बना सकते हो। अब आता है पॉइंट यहाँ पर फिक्स वन। फिक्स वन के कितने थे? 4 4 बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4, और सबका आंसर एस आएगा। देखो अब देखो कैसे, इसको फिक्स कर दो, ये रहा फिक्स। अब बाकी को घुमा दो क्लॉकवाइज, तो ये वाला चला गया इसकी जगह पर H, ये चला गया Cl की जगह और Cl इसकी जगह, आंसर ये रहा। अब की बार उल्टा कर दो, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो OH को कर दो फिक्स, एसिड यहाँ पर, H यहाँ पर और Cl यहाँ पर। देखो इसका आंसर भी S। अब की बार इसके Cl को फिक्स कर दो, ये रहा Cl फिक्स। अब की बार इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, H OH की जगह, OH एसिड की जगह, एसिड किसकी जगह, तो यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया OH और यहाँ आ गया S। देखो इसका आंसर भी ऐसा है। और इसी तरीके से H को फिक्स कर दो, ये लो सब H फिक्स। अब बाकी को क्लॉकवाइज घुमा दो, तो इसको फिक्स करके इसको घुमाओगे तो यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये इसकी जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा COOH। चेक करके देखो सबका आंसर सेम रहेगा। यानी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद एक पतली सी लाइन निकल कर बाहर आ गई कि एनी इवन इंटरचेंजेस बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री ऑलवेज कॉन्फिगरेशन विल रिमेन सेम। क्योंकि अगर आपने सम संख्या में 90 डिग्री से या 180 डिग्री से गुणन कराया या किसी एक को फिक्स करके बाकी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो चिंता ही मत करो, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन एक ही रहेगा। ये हमारी एक सिंपल सी सिंगल लाइन बनके दिया। तो मैं आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा। यस सर। ये चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन ये चलिए सर, आज अपन चल रहे हैं अपने जो हेडिंग अपने डाला था, हमारा हेडिंग था टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, और उसके अंदर अपन ने एनेंशियोमर कर दिया था, यानी कि प्रतिबिंब रूप। ये लो सब, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एंट्री करने जा रहे हैं नंबर 2 में। इस 2 का नाम है मीजो। ये लो सब, आज हम करने जा रहे हैं मीजो। क्या होता है मीजो? अगर मैं आपको क्लियर करूं तो मीजो का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर।
stereoisomer or optical isomer said to be meso, when it contains plane of symmetry. Clear? Or can be divided into two equal halves. By plane of symmetry. इसका मतलब एग्जामिनर कहता है वो स्टीरियो आइसोमर, वो ऑप्टिकल आइसोमर जो अपने अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता हो या जिसमें दो बराबर भाग बट जाते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण, तो अपन कह सकते हैं कि वो कहलाएगा मीजो कंपाउंड। तो आज के बाद मीजो वो होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी। अब आपको कैसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलेगी कैसे, तो डेफिनेशन में तो हमने लिख दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन हम इसको बकायदा रोटेशन से भी निकालेंगे। तो इसका जो एग्जांपल बनेगा वो एग्जांपल रोटेशन से बनेगा 2r3s। ये आएगा तो अपन समझ जाएंगे सब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब आपको कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं, समझना। जैसे उदाहरण के तौर पे CS3 CH OH CH OH एंड CS3 का एक फॉर्मूला दिया गया। देखो ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में गौर से देखो, ये वाला कार्बन कायरल है और चेक करो ये वाला कार्बन भी कायरल है। पहले आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए कायरल है और क्यों है। देखो आपको दिखाई देगा बकायदा, अगर आप इस कार्बन पे खड़े होते हो देखो आप, तो CH OH और ये पूरा ग्रुप, तो इस पर चारों वैलेंसी अलग अलग है। ऐसे इसको देखोगे तो इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। अब इसको स्पेस में लाके खड़ा करते हैं अपन, तो देखो इसको स्पेस में मैंने ऐसे खड़ा किया है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, इसको कहते हैं स्पाशियल अरेंजमेंट। अब देखो मैंने इसको स्पेस में ऐसा लिख दिया, ये वाला स्ट्रक्चर ओपन कर दिया अपन स्पेस में। अब गौर से देखो ये दोनों कार्बन कायरल, और ये आप जानते हो अच्छी तरह से कायरल क्यों बोल रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ आप गौर से देखो इसके दोनों कायरल सेंटर के बीच में से यदि मैं एक प्लेन गुजार दूं तो आप चेक करके देखो दोनों हाफ बिल्कुल सिमिलर आएंगे। इसका मतलब ये इसका अपर हाफ, ये इसका लोअर। अब आप चेक करके देखो ये जो दो समान अर्धांशों में बट गया, तो दोनों समान अर्धांश इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से बने। तो आज के बाद ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बट जाए, दो इक्वल हाफ में बट जाए, तो आज के बाद उस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा मीजो। तो ये तो हो गया देखने से आंसर, यानी आज के बाद कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको दिखे जिसमें चक्कू मारने से दो बराबर भाग बढ़ जाए, ऊपर का हाफ नीचे का हाफ एक जैसा आए, तो समझ जाना प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण उस कंपाउंड का नाम होगा मीजो। ये तो हुआ देखने से। अब तकनीकी या टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट है ये, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखो इसको नंबर दोगे यहां से या यहां से नंबर दें तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और यहां से नंबर दोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो आपका 2 पर और 3 पर रोटेशन आएगा। अब देखो अपन यहाँ खड़े होते हैं, देखो यहाँ पर, अब यहाँ खड़े होते हो तो चेक करके देखो रोटेशन घुमाना शुरू करते हैं, तो इस कार्बन से जुड़ रहा है O, C, H और C, तो चारों में से प्रायोरिटी निकालो तो टॉप पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगा पहला।
फिर अब इस कार्बन को इस कार्बन से कंपेयर करो तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, तो इसका अगला होगा H जबकि इसका अगला होगा O, तो ये कहलाएगा नंबर 2, ये कहलाएगा नंबर 3, ये कहलाएगा नंबर 4। तो इस कार्बन पर 1 से 2 से 3 की ओर चलें तो ये रहा 1 से 2 से 3 की ओर, तो आपका रोटेशन आया क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल। आंसर यही रखें कि पलट दें? पलट दें। यस, रोक लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ। इस वाले कार्बन पे खड़े होते हैं अपन, ये लो सब। अब इस वाले कार्बन पे देखो O, C, H एंड C, तो OH को मिलेगा नंबर 1, C को C से कंपेयर करोगे एटॉमिक नंबर सेम, C के बाद अगला S, C के बाद अगला O, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4। तो देखो आपका 1 से 2 से 3 ये घुमा आपने और आपका आंसर आया S। लेकिन आप जानते हो S आपका R बन जाएगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, तो ये बन गया R। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम कोई बच्चा लिख दे कि सर मैं तो ऊपर से शुरू किया 2S3R, तो मैंने आपसे कहा ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए मैंने आपको नोट लिखवा रखा है। अगर आपको याद हो तो नोट में देखो आप कि यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, दोनों तरफ से नंबरिंग इक्वल आ रही हो, तो हमेशा R की प्रायोरिटी S से ज्यादा होती है, इसलिए लिखते समय 2R3S लिखा जाएगा। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताने जा रहा हूं, मीजो की क्या खासियत। मीजो पकड़ में आ गया तो आज के बाद सबसे पहला पॉइंट, मीजो कैसे पहचाने। पहला पॉइंट, मीजो देखने का पहला तरीका है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको बीच में से कटता हुआ दिखाई दे इक्वल, तो वो आपकी पहचान का पहला तरीका। लेकिन ये पक्का तरीका नहीं है, पक्का तरीका ये है कि यदि हम उस पे घुमाएं, आधा हाफ R घूमे और आधा हाफ S घूमे, तो समझ जाना ऐसे कंपाउंड मीजो होते हैं। अब सबसे पहले तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर इसकी डिटेल में आगे बढ़ाता हूं। सर हिंदी में भी लिखवा दीजिए ना डेफिनेशन। में भी इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। डन सर। डन। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं व्हाट इज मीजो कंपाउंड, पहले इंग्लिश में क्लियर कर रहा हूं। व्हाट इज मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड्स आर दैट टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स or that type of optical isomers which contains plane of symmetry or imaginary line which divide the whole molecule into two equal halves, that is called meso। हिंदी में बोलता हूं मीजो यौगिक, तो वो त्रिविम समावयवी या प्रकाशिक समावयवी रूप हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से दोनों अर्धांश एक जैसे हो जाते हैं, अर्थात एक ऐसी लाइन खींचते हैं जिससे दोनों अर्धांश एक जैसे हों, तो ऐसे यौगिक सदैव मीजो कहलाएंगे। अब जैसे मैं आपको अपनी बात का मतलब क्लियर करने के लिए बताता हूं कि अभी जो आपको मैंने ये फॉर्मूला दिया, तो इसको तो कहते हैं रैशनल फॉर्मूला, ये तो सूत्र कहलाता है सिंपल, लेकिन इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है अंतरिक्ष में फैला दो। तो सोचो मैंने इसको अंतरिक्ष में ऐसे फैलाया, लेकिन सोचो अगर मैं इसको अंतरिक्ष में ऐसे फैलाऊंगा, ये CH3, ये OH, ये H, ये आपका H, ये OH और ये CH3। अब आप देखो यही कंपाउंड ये है, लेकिन गौर से देखो ये मीजो नहीं है, क्योंकि सेम चीज अगर अपन देखें तो ये रहा किरण, लेकिन चेक करके देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमने इस कंपाउंड को अंतरिक्ष में ऐसा व्यवस्थित किया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और जब हम इसमें घूर्णन किया तो आधा घूर्णन R आया, आधा घूर्णन S आया। लेकिन सोचो अगर मैं ये कंपाउंड कहूं तो ये कंपाउंड मीजो नहीं है, क्योंकि मीजो वो होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आए।
मीजो वो होता है जिसमें आधा भाग आर हो आधा भाग एस हो। तो तकनीकी रूप से चेक करते हैं, देखो इसको तकनीकी रूप से चेक करोगे तो देखो ये रहा एक, इन दोनों में देखा जाए तो ये 2, ये 3, ये 4, आपने घूर्णन घुमाया तो 1 2 3 8, लेकिन कैंसिल किया तो एस। अब नीचे वाले पार्ट को अगर रोटेट करें तो यहां खड़े हो जाओ, ये रहा आपका 1, ये वाला कार्बन आपका 2, ये वाला कार्बन आपका 3, ये वाला H आपका 4, तो 1 से 2 से 3 देखो आपने रोटेशन किया, ये है आपका R, लेकिन R को काटोगे तो S। तो सोचिए इसका कॉन्फ़िगरेशन में 2 पर S है और देखो 3 पर भी आप चेक करके देखो S है। इसका मतलब इसमें दोनों ही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो आज के बाद मीजो कंपाउंड को बोलने के लिए दो आपके पास टूल आ गए, या तो आपको दिखाई दे कि सब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब तो बोलना मीजो, या आपको रोटेशन में आधा आर चलता हुआ दिखाई दे आधा एस तो आप कहोगे ये मीजो है। लेकिन जिसमें पीओएस दिखाई ना दे या दोनों एक जैसे आ जाए तो वो कभी मीजो नहीं होता। अब आपको मैं क्लियर करता हूं कि सोचो अगर मैं इसको उठाकर इस कंपाउंड को उठाकर पीपीएल के सामने ले जाता तो सोच के देखो फिजिक्स का रूल लगता कि 5 न्यूटन का फोर्स पीछे और 5 न्यूटन का फोर्स आगे, तो परिणामी बल क्या होता या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता? 0 पर है कि जब आपने इसमें से पीपीएल को गुजारा तो ऊपर वाला किरेल कार्बन कहता है 36 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दो, तो देखो नीचे वाला हाफ कहता है 36 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो सोचो दोनों का मैग्नीट्यूड या परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो सोचो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, और जब नष्ट कर देंगे तो ना तो ये 36 डिग्री घूम पाएगा ना ये 36 डिग्री, तो इसके थीटा डिग्री का मान होगा 0। इसका मतलब पीपीएल किसी भी दिशा में मुड़ेगी नहीं। यानी प्रैक्टिकली अगर हम इसमें से पीपीएल को गुजारें तो पीपीएल का तल ना तो क्लॉकवाइज घूमेगा और ना एंटी क्लॉकवाइज। का रीजन है सममितता, क्योंकि आधा भाग जो बिल्कुल बल में समान है वो दायां घुमाना चाह रहा है और उसी बल से नीचे का भाग बायां घुमाना चाह रहा है, तो दायां और बायां एक दूसरे को काट देंगे। तो इसको एक विशेष नाम बोलते हैं और उस विशेष नाम को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन, हिंदी में इसका नाम होता है आंतरिक प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब होता है बदला, कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। तो इसका मतलब आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कंपनसेशन क्यों बोलते हैं? एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछेगा कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, मीजो यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होते हैं क्यों, उसका रीजन होगा ये इंटरनल कंपनसेशन, आंतरिक प्रतिकार। क्योंकि जब पीपीएल गुजरेगा तो मॉलिक्यूल का आधा भाग उसे दायां घुमाएगा और ठीक आधा भाग उसे बायां, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड या परिमाण है वो समान है, इसलिए ये पीपीएल कहीं नहीं मुड़ेगी, थीटा 0 कर देगी। इसीलिए ये कंपाउंड प्रकाशिक अक्रिय कहलाता है। अब आप सोच लीजिए क्या मीजो का मतलब समझ में आ गया है? तो एक बार ये रिपीट करिए ना लास्ट। कौन सा लग रहा है? अभी जो बोल रहे थे लाइन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टार्ट्रिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड ऐसा होता है, देखो COOH CHOH CHOH और COOH, इसको कहते हैं टार्ट्रिक एसिड।
अब देखो ये जो टार्टरिक एसिड आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला कार्बन भी किरैल है और ये वाला कार्बन भी किरैल है। अब देखो मैं इसको अंतरिक्ष में खोल रहा हूं, इसको कहते हैं अभिविन्यास, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, यानी स्पेस में ये व्यवस्था लेना शुरू कर रहा है। तो जब मैंने इसको अंतरिक्ष में फैलाया तो देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखिए ये रहे दो किरैल केंद्र, ये वाला और ये वाला, देखो ये बना दिया मैंने किरैल केंद्र। और अब चेक करो, देखो मैंने कैसे लिखा, COOH COOH OH OH और ये H और ये H। अब देखो इसके अंदर क्या किया, चाहे मैं इसको ऐसा लिख दूं या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ये देखो, अब आप गौर से देखो हम इसको मीजो क्यों कहने वाले हैं। तो सबसे पहले सोचो, इसके दोनों किरैल केंद्र में से यदि मैं एक कट लगा दूं, देखो ये मैंने कट लगा दिया, ये देखो मैंने इसके अंदर कट लगा, इसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको कह रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप चेक करके देखो, संरचना देखकर आप बता पा रहे हो कि दोनों किरैल के बीच में से लाइन एक खींच दी जाए तो ये दो बराबर भाग बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया मीजो। तो परिभाषा क्या हो गई कि मीजो यौगिक वो त्रिविम समावयवी या प्रकाशिक समावयवी रूप है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अर्थात एक ऐसी रेखा, एक ऐसा कट, एक ऐसा कहना चाहिए इमेजिनरी लाइन जो पूरे मॉलिक्यूल को दो समान अर्धांशों में बांटती है। अब इसका तकनीकी रूप आ जाओ, तकनीकी रूप है कि मीजो के अंदर हमेशा आधा भाग R होता है, आधा भाग S होता है, यानी आधा भाग इसको दाया घुमाता है तो आधा भाग इसको बाया घुमाता है। अब ये बात आप बकायदा R और S सिस्टम से निकाल सकते हो। तो चेक करके देखो, यहाँ पर अगर अपन खड़े हो जाए तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 से 2 से 3 चलते हो भैया, तो आपने घुमाया S तो आपका हो गया R। और अगर अपन इसको देखें तो 1, इन दोनों में तुलना करें तो ये 2, देखो इसको मैंने कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3 और ये कह दिया 4। तो 1 से 2 से 3 तो हमने गुणन किया तो ये आया R, लेकिन R की जगह हो गया S, तो देखो आधा R आधा S, तो ये कहलाएगा मीजो। और सोचो बिल्कुल यही पॉइंट यहाँ है, इसमें भी अगर गौर से देखो तो आप चेक करना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 से 2 से 3 ये घूमे तो यह R का हो गया S, लेकिन अगर इसको घुमाओगे तो 1 2 3 तो ये S, लेकिन S का हो गया R, यानी पूरा मॉलिक्यूल में आधा R घूम रहा है, आधा S घूम रहा है। अब आप सोच के देखो तकनीकी पॉइंट कि जब इसमें से पीपीएल गुजरेगा तो आधा भाग अगर पीपीएल को जितने कोण से दाया घुमाएगा तो निचला भाग उतने ही कोण से विपरीत घुमाएगा, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। इसको नाम दिया था आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कंपनसेशन। और चूंकि पीपीएल में कोई भी कोण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि पीपीएल का कोण तो ना दाया मुड़ा ना बाया, तो ऐसे में बन जाएंगे थीटा नेट की वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे यौगिक कहलाते हैं मीजो यौगिक। बस अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। चलिए सर, तो ये यहाँ से हटा दें, अपना एक पॉइंट और क्लियर हो गया मीजो। अभी ये तो अंदर फिर आएगा, थोड़ा रुकते फिर आएगा। तो मीजो की परिभाषा बहुत ही सिंपल हो गई, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर किरैल केंद्र 1 हो तो कभी मीजो आ ही नहीं सकता, कम से कम 2 किरैल होने पर मीजो बनना शुरू होता है। अब देखो मीजो ऐसे भी बन सकता है, कल को मैंने कार्बन की संख्या ले ली सपोज करो 6, यहाँ लिख दिया CS3, यहाँ लिख दिया CH एंड OH, यहाँ लिख दिया CS3, यहाँ लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया OH। अब आप गौर से देखो इस मॉलिक्यूल को, अगर आप समझ पा रहे हो तो गौर से देखो, इसमें ये भी किरैल केंद्र, ये भी किरैल, ये भी किरैल और ये भी किरैल।
लेकिन चेक करके देखो, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो आप चेक करके देखो पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बढ़ गया। अगर एक भाग क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक भाग एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो सोचो गुजरने वाली पीपीएल का थीटा नेट 0 हो जाए, इसका मतलब ये कंपाउंडिंग मीजो है। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दो समान भागों में बांट देती है, जिसके कारण आंतरिक प्रतिकार इंटरनल कंपनसेशन डेवलप होता है, जो थीटा नेट की वैल्यू 0 कर देता है। अर्थात आधा भाग दायां घुमाता है तो उतने ही कोण से रिमेनिंग आधा भाग बायां घुमाता है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ऐसे कंपाउंड सदैव प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। ऐसे कंपाउंड सदैव ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये छोटी सी बात मीजो के लिए परमानेंटली फिक्स होती है। चलिए सर, अब इससे बढ़ते हैं अपन अपने नंबर तीसरे पॉइंट पर। तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 3। ये देखिए बेटा, अब अपन डेफिनेशन पे चलते हैं। नंबर थर्ड डेफिनेशन का मतलब है डाया स्टीरियोमर्स, या इसको नाम देते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स। इनका नाम है डाया स्टीरियोमर्स या डाया स्टीरियो आइसोमर्स। इसको अपन हिंदी के अंदर नाम देते हैं विवरण रूप। इनको कहते हैं विवरण रूप। विवरण का अर्थ क्या होता है? तो विवरण का अर्थ होता है नॉट मिरर इमेजेस, अर्थात प्रतिबिंब रूप। परिभाषा बहुत ही इजी है। और क्या परिभाषा है? ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स which are not enantiomers। ये सिंपल सी परिभाषा कि जो यौगिक एनेंशियोमर नहीं है वो आज के बाद सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स। तो ऐसे प्रकाशिक समावयवी रूप या ऐसे त्रिविम समावयवी रूप जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप ना हो, जो एक दूसरे के एनेंशियोमर ना हो, अर्थात जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप ना हो, वो आज के बाद कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। तो आज के बाद आपको वो निकालना आता है एनेंशियोमर। एनेंशियोमर कौन होते हैं? एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप। जैसे इसने आर घुमाया तो सामने वाले ने एस, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस। इसने 2r 3r घुमाया तो सामने वाले 2s 3s घुमाया, तो ये जो घुमाएगा उसका ठीक उल्टा वो घुमाएगा। तो ऐसे दो रूप को अपन नाम दिया था एनेंशियोमर। और अगर कोई आइसोमर ऐसा ना हो तो फिर वो क्या होगा? डाया। अब आप कहेंगे इसके एग्जांपल्स कौन है? तो आज के बाद इसके एग्जांपल देखो। अगर आपने लिया मान लो एक कंपाउंड 2r 3r, तो सोचिए इसका प्रतिबिंब रूप क्या होता? इसका प्रतिबिंब रूप होता 2 के ऊपर r तो 2 के ऊपर s, 3 के ऊपर r तो 3 के ऊपर s। लेकिन अगर अगला रूप मान लो 2 पे तो s हो गया लेकिन 3 के ऊपर अभी क्या, तो सोचिए इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत या डाया है।
तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक रूप, ऐसे त्रिविम समावेगी रूप जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो, तो समझ जाना वो सब के सब डायमीजाइड। या अगर एग्जांपल और बढ़ाऊं तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो सब के सब इसी में। आपको भी कैसे? तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आप जानते हो इसको बोलते हैं अपन सिस और इसको बोलते हैं ट्रांस। अब आप चेक करके देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? No, sir. जो आज के बाद दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वो सभी प्रकाशिक या त्रिबिंब चाहे वो कोई भी हो सब के सब गायब है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? देखो इसको एग्जांपल से प्रूव करो। तो देखो मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, देखना। ये लिया मैंने टार्टरिक एसिड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, ये टार्टरिक एसिड, ये टार्टरिक एसिड। अब देखो इस टार्टरिक एसिड का पहला फॉर्मूला, ये टार्टरिक एसिड का दूसरा फॉर्मूला, ये टार्टरिक एसिड का तीसरा फॉर्मूला। देखो तीन फॉर्मूले लिखो। नंबर 1, सर बोर्ड कट रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? सर स्क्रीन से बाहर, बोर्ड से बाहर जा रहा है सर। नहीं आ रहा है सर। चलिए चलिए, तो मैं कोई बात नहीं, इसको ऊपर बनाऊंगा, पहले आप इसको स्नैपशॉट कर दो, फिर मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। Done, sir. हो गया ना बेटा? तो देखो अब जो मैंने डेफिनेशन बोली उसको मैं अपने एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूँ, देखना कैसे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने लिया यहाँ पर टार्टरिक एसिड। आप दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ये देखो मैंने टार्टरिक एसिड के 3 फॉर्म निकले। ये तीनों के तीनों टार्टरिक एसिड एक जैसा स्ट्रक्चर बता रहे थे। ये देखो, ये है टार्टरिक एसिड। सर ये फिर कट गया थोड़ा सा। ये टार्टरिक एसिड जो है ना वो थोड़ा स्पीड कट गया है। सर उस पे लाइट बहुत पड़ रहा है तो वो पूरा व्हाइट हो गया। आप ठीक है सर बहुत चमक रहा है। कट गया है। H है लास्ट में। सर बीच में लिख दीजिए ना सर, बीच में। अच्छा ये यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये लो। हाँ ठीक है। देखो ये टार्टरिक एसिड, ये वाला, और ये दोनों किरेल कार्बन। अब आप देखो इसको स्पेस पे मैं 3 तरीकों से लिख रहा हूं, आप चेक करना। देखो पहला तरीका, ये देखो मैंने टार्टरिक एसिड को, इस वाले मॉलिक्यूल को स्पेस में 3 तरीके से खोल दिया। अब आप गौर से देखना बेटा, ये जो मैंने इसको 3 तरीके से खोला, तो इसको चेक करने के लिए आपके पास क्या टेक्निक है जो आप जानते हैं, वही टेक्निक आर और एस सिस्टम। आप सबसे पहले इसके अंदर रोटेशन घुमाकर देखो कि 2 पर क्या आ रहा है और 3 पर क्या आ रहा है। इसमें भी घुमाकर देखो कि 2 पर क्या आ रहा है और 3 पर क्या आ रहा है। ऐसे इसको भी चेक करो 2 पर क्या आ रहा है और 3 पे क्या आ रहा है। तो अपन बनाएंगे अपनी डेफिनेशन। तो आपको मैं 1 या 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको रोटेशन घुमाना आता है, चेक करके देखो किस पर कौन सा आर या कौन सा एस, चेक करो एक बार।
तो आपको इसके अंदर जो किरेल कार्बन है उसके ऊपर अपना R और S कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। इससे आपका आंसर बन जाएगा जब आप चेक करेंगे। सर आर बड़ा होता है ना इससे, मतलब प्रायोरिटी में। जब ऐसी स्थिति जब R और S दोनों आ जाए तब R बड़ा होता है। यस सर। सिमेट्रिकल में हमेशा R और S एक जैसे आ जाए तो पहले R लिखते हैं फिर S, और अगर मान लो दोनों एक जैसे हैं तो फिर दोनों को जैसा होता है वैसे लिखते हैं। सर ये थर्ड वाला POS है। हाँ बिल्कुल है, चेक करके देखो आपको वैसे भी दिख जाएगा अगर आप सीख चुके हो। तो इस समय आपने अपने टार्टरिक एसिड को स्पेस में 3 तरीके से ओपन किया है, और अब जब 3 तरीकों से ओपन किया तो हम ढूंढेंगे इसके अंदर किसका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या विन्यास है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ खड़े होते हैं तो OH पहला, दोनों कार्बन में से बराबर, तो इसका O इसका भी O, लेकिन इसका फिर O और इसमें फिर आपका C है, तो इसका मतलब ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो आपने घुमाया तो 1 से 2 से 3, तो देखो आपका रोटेशन आया S, लेकिन आप जानते हो इस H के कारण इसका नाम S रखें कि R? आर R। आर। अब वही चीज यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपकी बार यहाँ खड़े होते हो तो इससे जुड़ा हुआ ये 1, इससे ये जुड़ा हुआ 2, इससे ये जुड़ा हुआ 3 और इससे जुड़ा हुआ 4। तो 1 से 2 से 3 आपने रोटेशन किया तो आया S, लेकिन इस H के हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये भी R। तो चेक करो दोनों का रोटेशन कैसा निकला? इसका मतलब अपर हाफ भी क्लॉकवाइज घुमाना है और लोअर हाफ भी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसका मतलब ये पीपीएल जो आप इसमें से पास कर रहे हो, ये पीपीएल दोनों ही में डायरेक्शन ले रहा है राइट। इसका मतलब दोनों मिलकर पीपीएल को घुमा रहे हैं 36 डिग्री से, कोई किसी को काट नहीं रहा है। तो देखो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। अब यही चीज यहाँ आ जाए, अगर यही चीज यहाँ पर देखें तो इस जगह खड़े हो जाओ, इस जगह खड़े होते तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 से 3 आपने घूमे तो आपका आ गया R, लेकिन इस H के कारण S। फिर आप यहां खड़े हो गए, यहां खड़े हो गए तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 से 2 से 3 देखो आपने घुमाया R, लेकिन इस H के कारण S, तो ये भी S और ये भी S, तो दोनों ही S हो गए। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मतलब इस पीपीएल को दोनों मिलकर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इसका मतलब सोच के देखो, अगर मैं थीटा डिग्री लिखता तो ये प्लस थीटा डिग्री जो दिखाता ये माइनस थीटा डिग्री दिखाता। अगर ये 36 से प्लस होता तो ये 36 से माइनस होता। अब इसकी बात करते हैं, इसको गौर से देखो तो देखो ये आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है अपना आप समझ जाया करो, आधा R आएगा आधा S। तो गौर से देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, तो 1 से 2 से 3 देखो ये रहा, तो ये हो गया S, S का मतलब सॉरी ये हो गया R, और R का मतलब होता है S। देखो बिल्कुल ये रहा। पर इसको देखें तो उल्टा हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 से 2 से 3 ये हो गया S, तो S का हो गया R। और आपको ध्यान है R और S एक साथ आए तो पहले R लिखते हैं और फिर S लिखते हैं अगर सिमेट्री का मॉलिक्यूल हो। अब आप चेक करके देखो, आधा 50% ये राइट क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और ये 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो सोचो पीपीएल पे कोई असर नहीं है। इसका थीटा नेट होगा 0 डिग्री। अब आप समझ जाओ आपके सामने 3 कंपाउंड हो गए, तो सोच के बताना कौन किसका एनेंशियोमर है। नंबर डाल देता हूं, इसको फर्स्ट कह देता हूं, इसको सेकंड कह देता हूं, इसको थर्ड,
तो मुझे सोच के बताओ इनमें एनेंशियोमर कौन कौन है। पहला पॉइंट, इनमें मीजो कौन है। दूसरा पॉइंट, इनमें डाया स्टीरियोमर्स कौन है। अब आप देखो, आप बड़ा आसानी से चेक कर सकते हो। तो सोच थर्ड कौन है एनेंशियोमर्स। थर्ड वाला एनेंशियोमर है। क्या होता है एनेंशियोमर का मतलब। सर थर्ड वाला मीजो है। थर्ड वाला मीजो है हमारे दोनों एक दूसरे। और एनेंशियो कौन होते हैं जो एक दूसरे के इमेज हो। जैसे 2 पर आर, तो देखो इसके 2 पर एस, ये पलट के फर्स्ट और सेकंड, यानी जितने 36 डिग्री से अगर ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए ये फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के कहलाएंगे मिरर इमेजेस, और थर्ड कहलाएगा मीजो। और अब आपने डाया की डेफिनेशन पढ़ी है, तो बताओ डाया का मतलब हमने क्या बोला था। ऐसे स्टीरियो आइसोमर या ऐसे जो मेरे को शो ना करे, हो या नहीं हो, नहीं शो करेगा। कौन कौन है जो नहीं है किसी की। बताओ इन तीनों में से कौन कौन एक दूसरे की मिरर आएगा सर तीसरा मीजो वाला फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। सर सेकंड एंड थर्ड। बिल्कुल सही, और सेकंड एंड थर्ड। अब आपको अपनी डेफिनेशन समझ में आ गई जो 3 अपन ने दी। आज के बाद कोई भी दो आइसोमर जिनका ड्यू सेम हो, जिनका एमएफ सेम हो, जिनका नेम सेम हो, लेकिन ओरिएंटेशन अलग हो, तो आपको ध्यान, ये जो डेफिनेशन मैंने बोली वो स्टीरियो की बोली है। तो ऐसे स्टीरियो या ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, जिनमें से पीपीएल गुजरने पर एक जितने डिग्री से, जितने मैग्नीट्यूड से राइट टर्न करता हो, दूसरा उतने ही मैग्नीट्यूड से लेफ्ट टर्न करता हो, तो ऐसे दोनों मिरर इमेजेस को एनेंशियोमर कहते थे। पर एनेंशियोमर को पहचानने का तरीका बहुत आसान। 2 पे अगर आर आया तो इसके 2 पर एस आएगा, इसके 3 पर आर आया तो इसके 3 पर एस आएगा, यानी कि जो यहां पर आया उसका उल्टा आएगा, तो इन्हें कहते हैं एनेंशियोमर। अब आता है मीजो कौन। मीजो वो स्टीरियो या ऑप्टिकल कंपाउंड जो होते तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका कारण होता है कि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। उनका आधा भाग राइट टर्न करता है तो आधा भाग लेफ्ट, जिससे वो पीपीएल को कंपनसेट कर जाते हैं, इसीलिए उनके थीटा नेट की वैल्यू ऑलवेज 0। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं मीजो। अब आता है व्हाट इज डाया। तो डाया वो ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अब जैसे पहले को अगर थर्ड से कंपेयर करूं तो देखो 2 पर आर है, ये रहा 2 पर आर, लेकिन देखो 3 पर आर है लेकिन ये 3 पर एस है। इसका मतलब ये पूरा नहीं पलटा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसी तरह से सेकंड को इससे कंपेयर कर दो तो ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड दोनों एक दूसरे के डाया स्टीरियोमर्स। अब बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। यस सर। तो अब इसमें लिख लीजिए नोट। अब डाया के अंदर एक नोट लिख लीजिए छोटा सा। Difference between अब देखो दोनों के बीच में तुलना एनेंशियोमर के, तो इसकी तुलना आती है नंबर 1 पॉइंट मिरर इमेजेस। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। आपको कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 2r 3r, तो देखो 2 पर s एंड 3 पर s, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, इसलिए एनेंशियोमर।
अब आता है डाया। डाया में डिफरेंस क्या होगा? नॉट। क्या नॉट? नॉट मिरर इमेजेस, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो। आंखों के कैसे? जैसे 2R 3R एंड 2R और 3 पर घूमते हो गया S। अब देखो दोनों फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो पहला डिफरेंस तो यह हो। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सर वो ग्रीन कलर में दिख नहीं रहा ढंग से। यस सर, उस कलर में मत लिखा कीजिए। हाँ सर, उसको चेंज कर दीजिए। पिंक कलर आ रहा है, आप दिख रहा है? अब आ जाओ दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे। पीपीएल को हमेशा ही मोड़ेंगे, चाहे दाया मोड़े चाहे बाया मोड़े, ये ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें अपन लिख सकते हैं मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते कैसे? देखो हो तो इसलिए सकते हैं कि इन दोनों में से नोट करो ये थीटा नेट 0 है तो देखो मीजो है, लेकिन ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, या अगर गौर से देखो तो मैंने आपके सामने सिस और ट्रांस रख दिया, तो क्या सिस एंड ट्रांस कभी पीपीएल को घुमा सकते हैं क्या? नो सर। पीपीएल को घुमाने के लिए तो कायरल सेंटर चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों डाया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब जो आपके डाया स्टीरियोइसोमर्स होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकते हैं और प्रकाशिक अक्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो ऑलवेज ही ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब तीसरा डिफरेंस, सेम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों में समान, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा यही इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसकी जो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक स्वरूप या प्रवस्था होगी वही भौतिक प्रवस्था इसकी भी होगी। इसका मतलब दोनों के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। तो सोचिए सो नॉट आइसोलेट, आइसोलेट समझते हो सेपरेशन यानी कि एक दूसरे से वियोजित करना, वियोजन, वियोजन को बोलते हैं आइसोलेट। सो नॉट आइसोलेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी लिखा था, ये देखिए। तो प्रभाजी आसवन द्वारा इन्हें पृथक नहीं कर सकते। तो आप सोचिए आज के बाद मैं इन दोनों को अलग नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितने डिग्री पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इसका भी है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होने के कारण मैं इस मेथड से दोनों को सेपरेट कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यही पॉइंट अगर मैं यहाँ जाऊं तो अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीसरा पॉइंट अगर अपन ले यहाँ पर तो अपन कह सकते हैं डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एक दूसरे से भौतिक गुणों में अलग है। सो आइसोलेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब ये प्रभाजी आसवन से अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भौतिक गुण एक का है वो दूसरे का नहीं। अगर एक मान लो 10 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है तो ये 10 डिग्री पे नहीं होगा, 10 से अलग होगा। तो सोचिए ऐसे में दोनों को अलग करना आसान। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन के तैयार हुआ, तो ये डिफरेंस अपने दिमाग में अच्छा सा नोट कर लेना कि आज के बाद जितने भी एनेंशियोमर हैं उन सबके समान होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी इस मेथड से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी डाया जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है
उनके भौतिक गुण अलग होते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कंप्लीट किया, डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड डाया। अब आपके पास देखो 3 टर्म्स आ चुकी हैं। एनेंशियोमर अपने दिमाग में चेक कर लेना क्या होते हैं, मीजो क्या होते हैं और डाया क्या होते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की जान है, तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। अब जो बाकी टर्म्स है मैं उनको लेने जा रहा हूं, तो नंबर 4 पे आ जाइए, इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। सर सेकंड और बताइए ना एक बार। सेकंड का मतलब है ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। जैसे सोचो इसने राइट घुमाया, दोनों ने, तो इसका अगर मैं थीटा डिग्री बताऊं, मान लो मैंने कह दिया 36 डिग्री, तो 36 डिग्री का मतलब हो गया पीपल घूम गया। अगर पीपल घूम जाए तो अपन कहते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो इसने, इस वाले कंपाउंड ने पीपीएल को राइट कर दे दिया, तो देखो इस वाले इसने पीपीएल को लेफ्ट कर दिया -36 डिग्री। इसका मतलब जो भी पीपीएल को घुमा दे वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और एनेंशियोमर के दोनों पार्ट यही काम करते हैं, इसलिए दोनों के दोनों ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। लेकिन यहां गौर से देखो, ये वाला +36 डिग्री से घुमा रहा है, लेकिन देखो इसकी डिग्री तो 0 है। अभी पढ़कर आए 0 क्यों? क्योंकि तो मीजो है, इसका आधा राइट घूम रहा है और आधा लेफ्ट घूम रहा है। तो सोचो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं। मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी डिग्री ऑफ रोटेशन, घूर्णन कोण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो उन्हें कहते हैं मिरर इमेज। तो देखो इन दोनों की तो घूर्णन की दिशा छोड़ो, घूर्णन का कोण ही देखो अलग अलग, तो इनमें तो कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगी। चलिए बेटा, अब आ जाइए अपना नंबर 4 पॉइंट। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में ही जैसे RSDL टाइप का 4 ऑप्शन है, तो उसमें डी और आर को देख सर, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्शन है RSDL ऐसा, तो डी और आर को देखना है कि नहीं? मतलब नहीं समझा नहीं, आपने क्या बोला, दोबारा बोलो। सर जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी क्वेश्चन आया जिसका 4 ऑप्शन है RSDL, डेक्स्ट्रा और लीवो, तो उसको देखना है भी कि नहीं डीएल को? नहीं देखो, डी और एल आपको पता ही नहीं वो डी और एल कैसे, आपको तो प्रैक्टिकली पता ही नहीं ना, डी और एल आपके सामने तो हुआ नहीं, तो आपको क्या पता, कंपाउंड देख के कभी डी और एल का पता नहीं लगता। तो देखकर क्या पता लगता है, आर और एस। तो हमेशा आंसर आर या एस में से होगा, डी और एल में से नहीं। सामने वाला अगर बोले कि साहब ये +36 डिग्री, तो वो डी है। वो कहता है -36 डिग्री, तो वो एल है। आ गया? तो वो डिग्री अगर आपको देना तो वो रियल डी और एल होता है। हम कभी पेपर में या कागज पे लिखा हुआ देखकर कभी नहीं बता सकते कि कौन डी और कौन है, जबकि हम आर और एस को बता सकते हैं क्योंकि हमें रोटेशन करना आता है। आ गया? चलिए अब आ जाइए नंबर 4। नंबर 4 का नाम है रेसिमिक मिक्सचर। इसका नाम है रेसिमिक मिश्रण। अब देखो बहुत ही सिंपल सा है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। इसको प्रदर्शित करते हैं DL से, इसको प्रदर्शित कर सकते हो प्लस और माइनस से, इसको प्रदर्शित कर सकते हो R और S से। आप चेक करके देखो सारी टर्म्स आपको आती है और यही इसकी परिभाषा है। अगर मैं रेसिमिक मिक्सचर का मतलब बोलूं तो देखो ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर का मतलब क्या है कि अगर मैं 50% D को 50% L के साथ मिला दूं और मिला के दोनों का मिक्सचर कर दूं, तो देखो इन दोनों का मिक्सचर क्या बन जाएगा, DL। अब आप खुद सोच के देखो दिमाग से कि मैंने अपने हाथ में 50 ग्राम डी फॉर्म ले ली। आपको डी फॉर्म क्या है कि 50 ग्राम वो फॉर्म जो पीपीएल को अपने अंदर से राइट टर्न देती है, 36 डिग्री से सपोज करो राइट टर्न दे दिए, और मैंने दूसरे हाथ में 50 ग्राम
वो कंपाउंड लिया जो है तो इसका आइसोमर, लेकिन ये पीपीएल को लेफ्ट टर्न देता 36 डिग्री से। तो देखो दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव और दोनों एनेंशियोमर है, तो इस समय ये दोनों के दोनों एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन अब आप सोच के देखो, अगर मैं दोनों को लेके मिला दूं और मिला के एक बीकर में डाल दूं और अब मैं कहूं पीपीएल पास करता हूं, तो सोचो दोनों में ग्रह युद्ध हो जाएगा। ग्रह युद्ध कैसे हो जाएगा कि अब जब ये मिक्सचर बन गया तो पीपीएल जब गुजारोगे तो 50% की क्वांटिटी राइट टर्न करेगी और रिमेनिंग 50% की लेफ्ट टर्न करेगी, और दोनों की क्वांटिटी समान है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काट देगी। तो सोचो इसका मतलब इसका थीटा डिग्री प्लस था, इसका थीटा डिग्री माइनस था, तो इसका थीटा डिग्री 0। इसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, ये कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। अब आप कहोगे इसकी डेफिनेशन क्या बनी? तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूं। डेफिनेशन ये है इक्वी मोलर। इक्विमोलर का मतलब होता है बेटा 1:1, यानी एक तरीके से दोनों की समान मात्रा। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमेरिक फॉर्म यानी PL या R एंड S या प्लस एंड माइनस। तो आज के बाद यदि हम दो प्रकाशिक समावयवी रूप, दो प्रकाशिक सक्रिय रूप, दो प्रतिबिंब रूपों को सम अणुक मात्रा में लें, इसको कहते हैं सम अणुक, यानी कि समान क्वांटिटी। अगर 50% तो ये भी 50%, ये अगर 100 ग्राम तो ये भी 100 ग्राम, तो जितनी क्वांटिटी इसकी लो उतनी क्वांटिटी लेके मिला दो, तो ये जो क्वांटिटी है वो एनेंशियोमर है। लेकिन जैसे ही इनको मिलाओगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, उस मिक्सचर का नाम होगा रेसमिक मिक्सचर। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमेरिक फॉर्म इज रेसमिक मिक्सचर। ये रेसमिक मिक्सचर। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सोचो, मैंने आपके सामने ये कंपाउंड लिख दिया, देखो ऐसे। अब देखो दो कंपाउंड मैंने आपके सामने दिए। अब देखो आप किस लायक हो, आप इसमें डी और एल नहीं पहचान सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा डी और एल तो होता है प्रैक्टिकल। अब आपको सर मैं इसमें आर और एस निकाल सकता हूं, निकाल सकते हो। तो आप देखो कैसे, इस किरेल कार्बन पे आर और एस निकालो। तो चेक करके देखो इस किरेल पर चारों में से टॉप कौन है? OH। OH। इस सी और इस सी में एटॉमिक नंबर सेम, तो इसका अगला H होगा, इसका अगला C, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब रोटेशन घुमाओ तो देखो S एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, इसका नाम हो गया ब्यूटेन और अब इसका रोटेशन निकालो। अब इसका रोटेशन निकालो, देखो इसका मतलब इसका रोटेशन निकालोगे clockwise R हो जाएगा R। अब आपका मैंने 50% उठा लिया S फॉर्म और 50% उठा लिया मैंने R फॉर्म और दोनों को मिलाकर एक बीकर में डाल दिया। अब बताओ ये मिक्सचर क्या बन गया? रेसमिक हो गया रेसमिक मिक्सचर। तो आज के बाद कोई भी दो समा प्रतिबिंब रूप, कोई भी दो एनेंशियोमेरिक फॉर्म जो जितने डिग्री से राइट टर्न करता था और जितने डिग्री से लेफ्ट टर्न करता था, दोनों को अगर इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया जाए, 1:1 में या 50% मिला दिया जाए, तो ये दोनों मिलकर जो मिक्सचर बनाते हैं वो कहलाता है रेसमिक
मिक्सचर, और हमेशा ध्यान रहे कि रेसिमिक मिक्सचर का थीटा नेट हमेशा 0 या 0 होगा। क्योंकि अब आप सोच के देखो मैंने 0 क्यों बोला, फिर समझ गया कि अगर मैं इस मिक्सचर को, जो नया मिक्सचर मैंने बनाया है, अगर मैं इसमें से पीपीएल गुजारूं तो ये कहेगा मैं 36 डिग्री लेफ्ट टर्न करूंगा, ये कहेगा मैं 36 डिग्री राइट टर्न करूंगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, और काट देंगे तो पीपीएल का रोटेशन हो जाएगा 0। अब याद करके देखो, ऐसा रोटेशन 0 हमने मीजो में भी लिया था, याद है? मीजो का अपर Yes, हाफ sir. और आपने काट दिया था एक दूसरे को, Yes, sir. लेकिन वो मिक्सचर नहीं था, वो था मीजो कंपाउंड, और ये है मिक्सचर। तो सोचो, एग्जामिनर आपसे पूछेगा किसका थीटा नेट 0 होता है, तो आपका आंसर होगा 2 का, एक तो मीजो का और एक रेसिमिक मिक्सचर का। फिर वो पूछेगा मीजो का थीटा नेट 0 का कारण क्या है, तो आप कहोगे इंटरनल कंपनसेशन, आंतरिक प्रतिकार, यानी आधा ऊपर का भाग आधा नीचे का भाग 200 काटने। लेकिन इसको इंटरनल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन, इसको कहते हैं बाह्य प्रतिकार। आप कहोगे सर इसको बाह्य क्यों बोला, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दो अलग अलग क्वांटिटी को लाकर मिलाया अपन ने, इसलिए ये एक्सटर्नल कहलाता है। और एक मीजो होता तो उसमें आधा आर आधा एस काट देते, तो वो इंटरनल कंपनसेशन है और ये एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब आपके पास कंसेप्ट पूरा हो गया। अब मैं वापस से डेफिनेशन क्लियर करता हूं। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें हमने प्रतिबिंब रूपों की समान मात्रा मिला रखी है, तो ऐसा मिश्रण कहलाता है रेसिमिक मिश्रण। अब आप उसके टेक्निकल पॉइंट को बोलो कि रेसिमिक मिक्सचर में आधा भाग पीपीएल को दायां टर्न करेगा तो आधा भाग बायां टर्न करेगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो हमेशा इनका थीटा नेट यानी पीपीएल का डायरेक्शन कुछ नहीं आएगा, 0। इसीलिए ये प्रकाशिक रूप से सदैव अक्रिय होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और इनके ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के जो रीजन है वो होगा एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब आज के बाद पेपर में एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन देगा, तो देखो एग्जामिनर आपसे कहेगा, यूं पूछेगा रेसिमिक मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल is represented by, ठीक है बिल्कुल, is represented by, अर्थात रेसिमिक मिक्सचर ब्यूटेन टू ऑल का प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए प्लस ब्यूटेन टू ऑल, बी माइनस ब्यूटेन टू ऑल, C plus minus butane to all, and D meso butane to all। अब आप चेक करो, आज के बाद टेक्निकली आप बता सकते हो इसमें से रेसिमिक किसका रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब इस समय आप कह सकते हो कि ये बता रहा है डेक्स्ट्रो डी, ये बता रहा है लीवो एल, जबकि प्लस माइनस बता रहा है ये रेसिमिक मिक्सचर है। इसका मतलब आपका आंसर ये कहना। अब बोलिए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? सर क्वेश्चन यस सर। तो आपके पास 4 डेफिनेशन आ चुकी है, वापस चेक कर लो। कौन कौन सी 4 वापस चेक कर लेना। एक आ गई है आपके पास एनेंशियोमर, वापस से चेक करो। एनेंशियोमर का मतलब दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, अर्थात एक पीपीएल को राइट टर्न करेगा तो उतनी मैग्नीट्यूड से दूसरा लेफ्ट, इन दोनों को एक साथ बोला जाएगा एनेंशियोमर। इसकी डेफिनेशन अलग कर लो। अब दूसरा मीजो, एक ही कंपाउंड जिसको बीच में से काट सकते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ का रोटेशन उल्टा होता है, ये कहलाता है मीजो कंपाउंड, जो हमेशा अकेला होता है। इसे अलग कर दो। अब डाया, डाया ऐसे दो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो,
इसका मतलब उसको कहते हैं डाया। और चौथा होता है रेसिव मिक्सचर। तो रेसिव मिक्सचर कौन हुआ कि अगर एनेंशियोमर्स को जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे बराबर बराबर क्वांटिटी में लेके एक ही बीकर में मिक्स कर दो तो उसका नाम होता है रेसिविक मिक्सचर। और अपन कह सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि सब इसके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन कौन, तो आप कहोगे मीजो और रेसिविक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों का थीटा नेट 0 होता है। फिर पूछेगा थीटा नेट 0 मीजो में किसके कारण, तो आप कहोगे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, अंदर अंदर की लड़ाई होती है, वो एक दूसरे को मार देते हैं। और जबकि इसके बारे में बोलेंगे तो अपन कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या मेरे पास सर बोलो? सर मीजो और रेसेमिक मिश्रण अक्रिय रहेंगे ना दोनों? रहेंगे ना, बिल्कुल। दोनों का थीटा नेट क्या आ रहा है? 0। और रीजन क्या है वो आपको बताना है। इसका रीजन है कि जिनका वो तो ऑप्टिकल एक्टिव थे लेकिन उनकी क्वांटिटी इक्वल थी, तो इसमें फिजिक्स का रूल लग गया कि 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। इसलिए इसका थीटा नेट 0 होने के पीछे रीजन है ये। अब आ जाइए बेटा नंबर 5th पॉइंट। आज आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। आज राजीव सर की क्लास नहीं होगी बेटा, क्योंकि राजीव सर पहुंच नहीं पाए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाया हूं, हल्का सा, है कि नहीं? तो मैं ये आपको एक 5वां टॉपिक और ले लेता हूं ताकि अपना समय बच जाएगा। तो आइए बेटा नंबर 5th। नंबर 5th का नाम है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन बोलते हैं बेटा वियोजन को, रेजोल्यूशन बोलते हैं पृथक्करण को। तो हम इसमें टर्म लेने जा रहे हैं रेजोल्यूशन। अब देखो रेजोल्यूशन बहुत सिंपल सा वर्ड है जो आप कंप्यूटर में ही पढ़ते हो, अपने मोबाइल में ही पढ़ते हो। और रेजोल्यूशन का मतलब बहुत छोटा सा होता है, सेपरेशन, अलग होना। और बहुत ही आसान सा काम है। आपने लिया रेसिमिक मिक्सचर, जो अभी आप जस्ट पढ़कर आए हो, रेसिमिक मिक्सचर, और आप जानते हो इस रेसिमिक मिक्सचर में डी और एल आपस में मिले हुए, और आपको ध्यान है इसका थीटा जो है वो 0 डिग्री। ये तो पढ़कर है। अब आप सोचो, अगर हम किसी भी मेथड से, किसी भी टेक्निक से इसके एल से अलग कर दें, डी अलग हो जाए और एल अलग हो जाए, तो सोचिए इसका डिग्री थीटा प्लस में चली जाएगी और इसकी डिग्री थीटा माइनस में चली जाएगी। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या डेफिनेशन आ गई? सेपरेशन और आइसोलेशन of racemic mixture into optically active anisomeric forms। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि आज के बाद racemic mixture में उपस्थित सक्रिय रूपों, एनेशियोमेरिक रूपों या प्रतिबिंब रूपों को यदि अलग कर दिया जाए तो ये मेथड कहलाता है रेजोल्यूशन। So resolution is a technical method by which we divide, we isolate, we separate optically active anisomeric forms from racemic mixture। अर्थात racemic mixture के अक्रिय रूप में जो दो सक्रिय रूप छुपे हुए उन दोनों को अलग कर दो तो कहलाता है सेपरेशन यानी कि रेजोल्यूशन। यहां मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। Definition बेटा, separation of D and L, that is enantiomers, from a racemic mixture। अर्थात मैंने जो बोला इसकी परिभाषा, रैसमिक मिश्रण से, रैसमिक मिश्रण से सक्रिय प्रतिबिंब रूपों, D तथा L का पृथक करना
ये देखो ये डेफिनेशन बन गई। What is resolution? Resolution is a technique. Resolution is a method by which we separate optically active forms that is called enantiomers by in an active form या in an enantiomeric form। यानी आज के बाद किसी भी रेसिमिक मिक्सचर से जो कि थीटा नेट को 0 करता हो, लेकिन यदि हम इनको एक दूसरे से अलग कर दें तो समझ जाइए वो हो गया रेजोल्यूशन। अब आप चेक कर लो, आपके हाथ में 5 डेफिनेशन आ चुकी है। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को मान लो यूं लिख दूं, मैंने लिखा मान लो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, और अब मैं इसके अंदर करने जा रहा हूं रेजोल्यूशन। तो क्या होगा आप चेक करके देखो, इस वाले मिक्सचर में प्लस भी छुपा है माइनस भी छुपा होगा, तो जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो प्लस ब्यूटेन टू ऑल अलग हो जाएगा माइनस ब्यूटेन टू ऑल। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे। ये इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। वापस से रिपीट कर दूं, पृथक्करण एक ऐसा विधि, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम प्रकाशिक अक्रिय रेसिमिक मिक्सचर में छुपे हुए प्रतिबिंब रूपों को अलग कर देते हैं। अब आप चेक करो बेटा, क्या आपको सभी चीजें समझ में आ गई क्या? यस यस सर। कल जब अपन मिलेंगे बेटा तो ध्यान रखिएगा, आपको ये 5 डेफिनेशन बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, तब अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट में एंट्री कर पाएंगे। क्लियर? ओके सर। सर सक्रिय है कि अक्रिय है? क्लियर है? तो चलिए सब एंजॉय करो आज अपने आराम से मस्ती से। ओके, सक्रिय है कि सक्रिय है? ओके डियर। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? हाँ, वहां बस अक्रिय लिखा है कि सक्रिय लिखा है? रेसिमिक मिश्रण से सक्रिय लिखा है, सक्रिय। सक्रिय लिखा है। थैंक यू। एक्टिव